अपन पढ़ेंगे बीएससी फाइनल ईयर का टॉपिक एनएमआर, न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस। ये एक तरीके की स्पेक्ट्रोस्कोपी होती है जिसके अंदर किसी भी एलिमेंट के या फिर न्यूक्लियस की वजह से इसमें किसी भी न्यूक्लियस की वजह से उसमें उसकी जब उसके ऊपर मैग्नेटिक क्षेत्र लगाया जाता है, मैग्नेटिक रीजन लगाया जाता है, तो न्यूक्लियस की गति किस तरीके से होती है, उसका चक्रण किस तरीके से होता है, एंटी क्लॉकवाइज होता है या क्लॉकवाइज होता है। इससे क्या होता है, एक स्पेक्ट्रोस्कोपी, इससे एक स्पेक्ट्रम बनता है, चुंबकीय रेज निकलती है, मैग्नेटिक रेज निकलती हैं, जिससे कि अपन स्पेक्ट्रा प्राप्त करते हैं और इसे क्या बोलते हैं, स्पेक्ट्रोस्कोपी कहते हैं, जो होती है एनएमआर, न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस की वजह से ये स्पेक्ट्रोस्कोपी होती है। इसके अंदर रेडियो वेव्स काम में आती है, यानी कि जो अपन ने लास्ट क्लासेस में पढ़ा था, जिसके अंदर की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज के बारे में बताया गया था। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज जो है अपने अलग अलग रीजन में अलग अलग तरीके की होती है, जैसे कॉस्मिक रेज से स्टार्ट होती है और ये अपने रेडियो वेव तक ख़त्म होती है। कॉस्मिक रेज की जो होती है एनर्जी मैक्सिमम होती है और रेडियो वेव्स की जो है वेवलेंथ मैक्सिमम होती है। तो इन्हीं के अंदर एक क्षेत्र इसी में आता है आपका पराबैंगनी क्षेत्र, इंफ्रारेड, दृश्य प्रकाश, विजिबल रीजन। ये सभी क्या होती है, एक तरीके से श्वेत प्रकाश के अंदर जो है ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज के अंदर जो है ये सारे के सारे रीजन्स होते हैं। तो उसमें ही एक होता है रेडियो वेव्स, जिसकी वजह से क्या होता है, अपना न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी कार्य करती है। फिर जो रेडियो वेव्स हैं, इनकी एनर्जी बहुत कम होती है, क्योंकि लास्ट में आती है। मैंने एक रीज़न बताया था जिसके अंदर कॉस्मिक रेज सबसे पहले आती है, एनर्जी लेवल के हिसाब से सबसे ज़्यादा एनर्जी होता है और वेवलेंथ सबसे कम होती है, और रेडियो वेव्स जो है वो सबसे कम एनर्जी की होती है और उनका लैम्डा जो है वो सबसे ज़्यादा होता है। तो इसके अंदर अगर अपन देखें तो रेडियो वेव्स की जो है एनर्जी बहुत कम होती है, और इतनी कम होती है कि अणुओं में वाइब्रेशन और रोटेशन जो है ये भी अच्छे से केवल यही प्रेजेंट होते हैं, इनमें ट्रांजिशन नहीं होते। 3 तरीके के वाइब्रेशंस होते हैं, 3 तरीके के जो है अपनी डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है। एक होती है वाइब्रेशनल, एक होती है रोटेशनल, एक होती है ट्रांजिशनल, और इलेक्ट्रॉनिक भी कई बार पाई जाती है। तो मेन 4 तरीके की जो है अपने डिग्री ऑफ फ्रीडम होते हैं, जिसमें कि रेडियो वेव्स जब होता है तो इनकी एनर्जी इतनी कम होती है कि अगर ये अणुओं पर डाली जाती है तो उनमें केवल वाइब्रेशनल और रोटेशनल, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन नहीं पाए जाते हैं इनके अंदर। ठीक है, अब जैसे इसके अंदर एग्जाम्पल है, जैसे कि हाइड्रोजन है, कार्बन है, फ्लोरीन है और फॉस्फोरस है। इनके अंदर क्या है, विषम प्रोटॉन प्रेजेंट है। विषम प्रोटॉन प्रेजेंट है, जिसका मतलब है कि विषम संख्या में क्या प्रेजेंट है, प्रोटॉन प्रेजेंट है, और विषम संख्या में ही न्यूट्रॉन प्रेजेंट है, या फिर दोनों ही विषम संख्या में पाए जाते हैं। तो जैसे कि हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन में 1 इलेक्ट्रॉन है, 1 प्रोटॉन है और 1 ही न्यूट्रॉन है। इसी तरीके से जैसे कार्बन है, कार्बन में 13 प्रोटॉन है तो 13 ही न्यूट्रॉन होंगे, फ्लोरीन में 19 प्रोटॉन है तो 19 ही न्यूट्रॉन होंगे, और फॉस्फोरस में भी 13 प्रोटॉन है तो 13 ही आपके न्यूट्रॉन होंगे। तो या तो प्रोटॉन विषम संख्या में हो, या फिर न्यूट्रॉन विषम संख्या में हो, या फिर दोनों ही विषम संख्या में हो, तो वो क्या देते हैं, न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस शो करते हैं। अब इनके चक्रण कितने तरीके के होते हैं, इनमें जो स्पिन है वो 2 तरीके की होती है। एक तो होती है आपके जैसे पृथ्वी घूमती है, एक तो सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाती है, और एक क्या करती है, अपनी ही धुरी पर चक्कर लगाती है। इसी तरीके से इलेक्ट्रॉन के अंदर भी क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन मान लो, या ये जो अणु है, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन जो होते हैं उसमें क्या होते हैं, 2 तरीके के चक्रण पाए जाते हैं। एक तो अपने अक्ष पर ही चक्रण करता है, और क्या करता है, न्यूक्लियस के चारों तरफ नाभिक के चारों तरफ उसके चक्रण करता है, जिससे कि क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। अब H1NMR जो है, इसकी अपन परिभाषा कैसे देंगे, रेडियो क्षेत्र का अवशोषण जो कि क्वांटाइज्ड होता है। मैंने पहले ही बताया था आपको, जो NMR है वो कई तरीके के होते हैं। H1NMR सबसे सिंपल NMR होता है, जिसमें कि हाइड्रोजन के न्यूक्लियस की स्टडी की जाती है, और इसमें कौन सी वेव यूज़ होती है, रेडियो वेव्स यूज़ होती है।
तो इसके अनुसार क्या है, रेडियो क्षेत्र का अवशोषण जो कि क्वांटाइज्ड होता है। एनर्जी क्या होती है इनकी, क्वांटाइज्ड एनर्जी होती है। चक्रण गति के कारण स्वयं का जो है चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है और छोटे दंड चुंबक की भांति व्यवहार करता है, और बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर संरेखण या अलाइनमेंट दर्शाता है, या तो उसके समान दर्शाता है या फिर उसके विपरीत दर्शाता है। तो H1 NMR का सिद्धांत क्या है, पहले जो ऊपर मैग्नेट्स दिए हुए हैं आप ये देख लीजिए। इसके अंदर क्या है, कोई भी मैग्नेट होता है उसके दो पोल होते हैं, साउथ पोल और नॉर्थ पोल, ठीक है, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। इसी तरीके से पृथ्वी में भी इसी तरीके से होता है। अपनी पृथ्वी में भी दो ध्रुव हैं, एक नॉर्थ पोल है और एक साउथ पोल है। तो इससे क्या होती है, आपके मैग्नेटिक रेज निकलती हैं। मैग्नेटिक रेज निकलती है नॉर्थ पोल से और साउथ पोल की तरफ से जो है वो वापस एंटर करती है। तो किसी भी चुंबक में दो ध्रुव होते हैं, दक्षिण ध्रुव और उत्तरी ध्रुव। उत्तरी ध्रुव से जो आपके मैग्नेटिक रेज निकलती है और दक्षिण ध्रुव की तरफ प्रवेश करती है। तो हर एक छोटे चुंबक को क्या बोला जाता है, दंड चुंबक की भांति व्यवहार करता है। तो H1 NMR जो है अपना, इसकी H1 NMR का अपना सिद्धांत क्या है कि रेडियो क्षेत्र में अवशोषण किया जाएगा, जिसकी की एनर्जी क्या होगी, क्वांटाइज होगी, और चक्रण गति के कारण क्या होगा, इसमें स्वयं का जो है वो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, जिससे कि क्या करेगा, एक छोटे दंड चुंबक की भांति व्यवहार करेगा, यानी कि हाइड्रोजन का जो हाइड्रोजन का जो परमाणु है वो दंड चुंबक की तरह व्यवहार करेगा, और बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर क्या दर्शाएगा, संरेखण दर्शाएगा या फिर अलाइनमेंट दर्शाएगा। या तो उसके मतलब बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखेंगे तो जो दंड चुंबक या फिर हाइड्रोजन का जो चुंबकीय क्षेत्र है वो या तो उसके पैरेलल अलाइनमेंट कर लेगा या फिर क्या करेगा, उसके अपोजिट अलाइनमेंट करेगा। तो दो तरीके के उसमें अलाइनमेंट पाए जाएंगे। इसके बाद देखते हैं कि सिग्नल किस तरीके से आते हैं। तो सिग्नल के लिए यहाँ बताया गया है कि हाइड्रोजन बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति में ऊर्जा का अवशोषण करता है, ठीक है, निम्न से उच्च ऊर्जा स्तर में संक्रमण करते हैं, जिससे कि रेजोनेंस आता है और सिग्नल प्राप्त होते हैं। तो सिग्नल के लिए यहाँ बताया गया है कि हाइड्रोजन का जो परमाणु है, हाइड्रोजन का जो आयन है वो क्या करता है, बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति में क्या करेगा, ऊर्जा का अवशोषण करेगा। और कौन सी ऊर्जा होगी, ये रेडियो वेव्स की ऊर्जा होगी, ठीक है। रेडियो क्षेत्र के अंदर ये ऊर्जा को ग्रहण करेगा, निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर के अंदर संक्रमण होगा इसमें, और इससे क्या होगा, इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर या अनुनादीय अवस्था आ जाएगी, जिससे कि क्या होगा, सिग्नल प्राप्त होगा। फिर है स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम के लिए बताया गया है सिग्नल के बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता प्लस अवशोषण की आवृत्ति के बीच में जो प्लॉट खींचा जाता है उससे अपन को क्या मिलता है, स्पेक्ट्रा मिलता है। सिग्नल के बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, यानी कि जो ऊपर अपना सिग्नल बताया गया है, इसके अंदर जो अपन बाह्य चुंबकीय क्षेत्र लगाते हैं, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगाते हैं, उसकी तीव्रता, उसकी इंटेंसिटी और जो अवशोषण की आवृत्ति है, यानी रेडियो वेव्स की जो आवृत्ति है, उसके बीच में जो प्लॉट खींचते हैं उससे अपन को क्या मिलता है, स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है। अब इसमें है NMR की खोज की थी E.M. परसेल ने और फेलिक्स ब्लॉच ने, ठीक है। इसका प्रिंसिपल क्या है, बाह्य चुंबकीय क्षेत्र लगाने पर हाइड्रोजन आयन का घूर्णन, ठीक है, या फिर हाइड्रोजन के न्यूक्लियस का घूर्णन, ये है इसका मेन प्रिंसिपल। बाकी ये प्रिंसिपल यहाँ नीचे भी बताया गया है कि इसमें रेडियो वेव्स का अवशोषण होगा, जिनकी एनर्जी क्वांटाइज्ड होगी, और चक्रण गति क्या होगी, इनकी चक्रण गति के कारण चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, जिससे कि एक छोटे दंड चुंबक की तरह व्यवहार करेगा, और बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर क्या करेगा, ये उसके या तो पैरेलल अलाइनमेंट कर लेगा अपने मैग्नेटिक फील्ड का, या फिर उसके विपरीत कर लेगा। अब इसके बाद बताया गया है कि इसके अंदर एनर्जी स्टेट किस तरीके से होती है। तो ये ग्राफ देखिए आप, तो इस ग्राफ के अंदर बताया गया है बाह्य चुंबकीय क्षेत्र, अभी अपने इस वक्त है बाह्य चुंबकीय क्षेत्र यानी कि H0 इसके अंदर, और एनर्जी के अंदर एक ग्राफ खींचा गया है जिसके अंदर अपन को दो एनर्जी लेवल प्राप्त हो रहे हैं, जिन दोनों के बीच E1 और E2, और इन दोनों के बीच की एनर्जी है डेल्टा E। किसी भी
एलिमेंट के लिए अगर अपन एनर्जी का डिफरेंस निकालते, किसी भी चीज़ का अगर अपन डिफरेंस निकालते हैं तो उसके साथ क्या लिखा जाता है, डेल्टा। जैसे कि E2 और E1 दो एनर्जी लेवल हैं जिसमें E2 की एनर्जी ज़्यादा है और E1 की कम है, तो क्या लिखेंगे, इसे डेल्टा E लिखेंगे। और डेल्टा E क्या होगा, E2 माइनस E1। तो अब इसके अंदर E1 जो है वो तो है आपके अल्फ़ा अवस्था और E2 जो है वो है बीटा अवस्था। अल्फ़ा के लिए चक्रण की स्पिन की जो है आपके वैल्यू क्या है, +½ है, और बीटा के लिए है -½ +½ जो है वो स्थायी है, -½ है जो अस्थायी है। और E1 की जो है एनर्जी कम है और E2 जो है वो उच्च ऊर्जा स्तर है। इसके बाद अपन देखते हैं कि इंस्ट्रूमेंट कौन सा अपन यूज़ करते हैं इसके लिए। अब इंस्ट्रूमेंट इसके अंदर दिया गया है जिसमें कि बीच में एक सैंपल NMR जो स्पेक्ट्रोस्कोपी है इसके लिए लो रेजोल्यूशन यानी कि निम्न भेदन और हाई रेजोल्यूशन उच्च भेदन दोनों तरीके के जो हैं अपने यूज़ किए जाते हैं इंस्ट्रूमेंट। तो इसमें जो इंस्ट्रूमेंट दिया हुआ है बीच में आपके एक टेस्ट ट्यूब रखी हुई है जिसमें कि सैंपल डाला गया है और एक तरफ H0 लिखा गया है जहाँ से कि बाह्य चुंबकीय क्षेत्र लगाया जा रहा है और दूसरे की तरफ क्या हो रहा है, ये इस परख नली को क्रॉस करता हुआ आगे क्या देगा, ये स्पेक्ट्रम देगा, आगे निकल जाता है। इसके बाद नीचे है यहाँ पर रेडियो आवृत्ति या फिर दोलक और आगे दिया हुआ है प्रवर्धक, और जिससे अपन कहाँ जाता है, ये रिकॉर्डर के पास जाता है और वहाँ पर क्या बनता है, चार्ट बनता है या फिर इसे कहेंगे अपन को स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है। तो मेन NMR के अंदर क्या बताया गया है, ये एक तरीके का न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी है जिसके अंदर की विषम प्रोटॉन और विषम न्यूट्रॉन या फिर दोनों ही अगर ऑड नंबर हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के, तो वो वाले जो अपने एलिमेंट है ये दर्शाते हैं NMR। इनमें रेडियो वेव्स काम आती है जिससे कि स्वयं का चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है और ये बाह्य चुंबकीय क्षेत्र के अनुरूप अपना क्या करते हैं, अलाइनमेंट कर लेते हैं। सिग्नल क्या होता है इसमें, जो भी अपना एलिमेंट है, जैसे कि अगर अपन हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं तो ये बाह्य चुंबकीय क्षेत्र से ऊर्जा का अवशोषण करता है, उच्च ऊर्जा स्तर में संक्रमण करता है और रेजोनेंस स्टेट में आके सिग्नल देता है। और जो स्पेक्ट्रम है वो किस किस के बीच होता है, बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता और अवशोषण की आवृत्ति के बीच में जो अपन प्लॉट खींचते हैं वो अपना सिग्नल प्राप्त होता है। फिर NMR की खोज किसने की है, उसका प्रिंसिपल क्या है, इसका ग्राफ किस तरीके से आता है और उसका इंस्ट्रूमेंट किस तरीके से काम करता है। ठीक है, तो ये था NMR। नेक्स्ट क्लासेस में अपन इसके आगे की स्पेक्ट्रोस्कोपी का अध्ययन करेंगे। थैंक यू।